नमस्कार दोस्तों। भारत अब चांद तक पहुंच चुका है, तो अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन के दौरान इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ रहेगी। आइए समझते हैं इस वीडियो को गहराई से आज के इस वीडियो में। क्या है आदित्य L1? आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। जैसे हमने चांद पर लैंड किया, वैसे हम सूरज पर तो लैंड नहीं कर सकते, तो यह मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में, जिससे ये वीडियो हर एक इंसान को समझ में आए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। 2 सितंबर 2023 इस डेट को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हमारे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा चुका है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है आदित्य L1। अगर हम इसे आसान भाषा में समझते हैं तो आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन यह L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। तो आइए इन सभी को डिटेल्स में समझते हैं। जैसे हमने चंद्रयान 3 की हेल्प से चांद पर लैंड किया, वैसे हम सूरज पर तो लैंड नहीं कर सकते, और चंद्रयान 3 एटलीस्ट लूनर सरफेस पे लैंड करने जा रहा था, तो वहाँ के सॉइल वगैरह को जांच कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज़्यादा करीब जाएगा। तो अगर हमें सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहनकर भी तो देख सकते हैं, तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। मगर आदित्य L1 का मिशन काफ़ी बड़ा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आपको पता है कि आदित्य L1 दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट यह स्पेसक्राफ्ट धरती के ज़्यादा करीब ही होगा। इस मिशन के दौरान स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, लॉन्च होने के बाद यह धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर लैग्रेंज पॉइंट L1 के अराउंड ही हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीनों का समय लगेगा, और एक बार अब पहुंच गया तो 5 साल तक ये वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए यह सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। अब सबसे पहले सवाल आपके मन में यही आएगा कि आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या, ये क्या होता है? तो लैग्रेंज पॉइंट दोस्तों वो अनोखा पॉइंट है जहाँ पे 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट होता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के साथ टग ऑफ वार का खेल खेलते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अब ऐसे टोटल 5 पॉइंट ही एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 एंड L5 ऐसे नाम दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रेंज पॉइंट कहां पर लाई करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ? हमें इससे स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लैग्रेंज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। इस कारण से स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन की अराउंड रिवॉल्यूशन के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। तो L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है और हम सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि L1 पॉइंट पर स्टेडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो हैं ही एफिशिएंट। जब भी पैसा या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। दूसरा फायदा है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। लैग्रेंज 1 यानी L1 पॉइंट का अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पर जो भी चीज हम वहाँ L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली ऐसे पोजीशंस में रहेंगी जहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके, और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज या धरती छुपेंगे नहीं। खुद ही सोच कर देखो, अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा गया, या फिर अर्थ की ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाती है। ऐसे ही धरती के अराउंड गोल गोल घूमने से सूरज छुप जाएगा। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट इतने जरूरी हैं। इसी कारण से आदित्य L1 को L1 पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं, उन्हें L1 पॉइंट पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में SOHO। ये एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का।
L1 और L2 सबसे इम्पोर्टेंट लैग्रांज पॉइंट हैं क्योंकि वो धरती के सबसे करीब हैं। फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है। यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस न हो सके, इसलिए L2 पॉइंट यहाँ चुना गया है। लेकिन आदित्य L1 पर अब वापस आते हैं। तो यह आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा? ये समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायमीटर करीब 109 गुना ज़्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से। अगर हम इसे धरती से कंपेयर करें तो इसका वजन 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी है। और अगर आपको विजुअलाइज करना है कि सूरज का साइज और धरती के साइज का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं तो आप इसको इस एनिमेशन में देख सकते हो, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर फिट हो सकते हैं। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर सूरज की भी एक कोर मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होते हैं और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कनेक्टिव जोन। यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। हम इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असलियत में सन का कोई वैसा सरफेस नहीं होता है जैसे धरती का सरफेस होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। तो इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है, मतलब 5500। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और वो और ऊपर तक पहुँचते पहुँचते जाता है। और उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का उस कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद है जो कि इसका टेम्परेचर 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस लेके चला जाता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म, लेकिन सरफेस फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। यह सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के लिए हो सकता है कि आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ कुछ राज खोलेगा। साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं इसके पीछे की रीजनिंग को लेकर, लेकिन फॉर श्योर कोई भी अभी नहीं जानता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो यूजुअली हमें फोटोस्फीयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो एक रेडियस ग्लो हमें दिखता है सोलर इक्लिप्स के अराउंड, तो वो क्रोमोस्फीयर की लेयर होती है। और टोटल सोलर इक्लिप्स में वो लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ कोरोना की लेयर हमें दिखती है, और उस समय बहुत ही फेंट सा एक हेलो टाइप का बन जाता है। आदित्य L1 का मिशन सन के ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करेगा, जो कि है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सूरज से ये क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि हीट और लाइट सूरज से निकलता है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें न सिर्फ हमारी विजुअल लाइट है जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, जिसके वजह से स्किन कैंसर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये एक्स रे और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर इनसे हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड्स बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड्स जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में जो स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से निकलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, CMIs। ये सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े ब्रस्ट होते हैं। फिर निकलते हैं सूरज से कभी कभार सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी के बड़े इंटेंस फ्लैश होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर सोलर फ्लेयर्स का मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 नोइंग जैसी फिल्में हैं, जिनमें एक भयंकर सोलर फ्लेयर्स निकलता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पहला है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनल ग्राफ, जिसे शॉर्टकट में विल्क कह सकते हैं।
ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इंजेक्शन स्कोर ऑब्जर्व करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा मगर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा हाई एनर्जी L1 और बाइटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हेलियोक्स। ये दोनों सूरज से निकली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरेज निकलती हैं उनको। पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, मैग, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस L1 पॉइंट पर आ रही है। तो इन 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्ट सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी के 3 उस पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती से बाहर निकलना जरूरी है इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि धरती की एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशंस, एक्स रेज और अलग अलग चीजों को धरती के अंदर आने से रोकती हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। बाकी और सन की मिशन की बात करी जाए तो साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसीज। इसका मकसद था सन की जो कोरोना की लेयर है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके अलावा एक सोलर ऑब्जर्वेटरी भी था जो नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। इन सब का मकसद यह था कि हम सूरज को बेहतर समझ पाएं और स्पेशली सूरज से बाहर निकलने वाली जो हानिकारक रेज हैं इन्हें हम बेहतर समझ पाएं। तो अब सवाल आता है कि यह मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? चंद्रयान 3 भारत के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब यह प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि क्रैश के बगैर हम किसी पेलोड्स को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स में कभी ह्यूमन मिशन प्लान कर रहे होंगे तो यह रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। यह एक अलग लेवल का ही चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है और फेलियर का चांस 0% होना चाहिए। इसलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो यह तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं हैं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने उस पर भी वीडियोस बनाया है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आदित्य L1 इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, PSA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ रसिया, जर्मनी, UK और जापान ने भी अपने मिशन लॉन्च किए हैं। यानी कि हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ऑलमोस्ट अबाउट 180 पेटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, जिसमें से 30% एब्जॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीसीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एज अ विजनरी उन्होंने इसरो को इस विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसलिए इसरो ने ऐसे सैटेलाइट डेवलप की हैं जिनसे टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट होता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटर होते हैं, पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है, ग्राउंड वाटर डेटा किसान तक पहुंचता है, वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, नाविक को हम नेविगेशन में मदद करते हैं। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लैनेट के बारे में जाना है। अब हमारे एम्बिशंस बड़े होते जा रहे हैं। अब हम दूर सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं, हमारे झंडे को ऊंचा ले जा रहे हैं। यह हर इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद ही होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इस कार्टून को अब अपडेट करने की जरूरत है। जहां हम एलाइट क्लब में घुसना चाहते थे और अब हम खुद अपने आप में एक एलाइट क्लब बन चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वह लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको चंद्रयान 3 और उसमें लगे अलग अलग पेलोड्स के बारे में जानकारी चाहिए
तो उसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और वो आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे ही न्यू टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।